नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको समझकर आपके मन में चल रहे सैकड़ों प्रश्नों का समाधान आपको मिल जाएगा। देखिए, 2023 की जब शुरुआत हुई तो जैसा सभी सोचते हैं वैसा ही धनु राशिकों के जातकों ने भी सोचा होगा कि 2022 तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन 2023 में तो कुछ परिवर्तन होगा, जीवन में कुछ खुशियां लौटेंगी, कुछ नया सवेरा देखने को मिलेगा। लेकिन 2023 के 6 माह बीत गए, आधा वर्ष बीत गया, लेकिन हालात ज्यों के त्यों हैं, कोई सुधार देखने को नहीं मिला। हालांकि 17 जनवरी से धनु राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती के अंतिम चरण की समाप्ति हो चुकी है। धनु राशि के जातक साढ़े साती के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो गए, लेकिन साढ़े साती से मुक्त होने के बाद भी 2023 में इतना ज़्यादा कष्ट आपको मिला जितना शायद आपको साढ़े साती की अवस्था में भी नहीं मिला होगा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ी समस्या तो धन को लेकर आई होगी। आपके खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए होंगे कि नियंत्रण के बाहर हो गए होंगे, आपको कर्ज लेने की स्थिति बन गई होगी। स्वास्थ्य भी आपका ख़राब हुआ होगा, और ये फालतू के खर्चे जो थे वो अस्पताल, मेडिकल स्टोर और पैथोलॉजी लैब के चक्कर लगाने में खर्च हुए होंगे। हो सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी का मैटर भी आपको झेलना पड़ा हो और उसमें आपका पैसा बिला वजह खर्च हुआ हो। पैसा तो आपको मिला ही नहीं होगा, और थोड़ा बहुत अगर मिला भी होगा तो वो खर्च हो गया होगा। और अगर आपने किसी को पैसा दे दिया तो आपका पैसा वो वापस नहीं मिला होगा, वो पैसा आपका डूब गया होगा। अपने स्वास्थ्य की समस्या को लेकर, धन की समस्या को लेकर, पारिवारिक कलह, दाम्पत्य जीवन में तनाव को लेकर आपने बहुत अधिक मानसिक तनाव भी झेला होगा। और हो सकता है परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद भी आया हो, शत्रुता बढ़ी हो। सबसे बड़ी समस्या तो आपके कारोबार को लेकर आई होगी। काम आप कोई शुरू करना चाहते थे तो शुरू नहीं कर पाए होंगे, या आपने काम शुरू भी किया होगा आधे अधूरे मन से, तो वो काम बीच में ही आपने छोड़ दिया होगा। काम में मन न लगना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, कार्य में बाधाएं आना, व्यापार में घाटा होना, और सबसे बड़ी बात, अगर पार्टनरशिप में व्यापार था तो बिजनेस पार्टनर के साथ धोखाधड़ी की जाना, या बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको चीट किया जाना, ऐसा कुछ हुआ होगा। कैरियर और नौकरी को लेकर आप निरंतर संघर्ष करते रहे होंगे, लेकिन राहत नहीं मिली होगी। और हो सकता है कि अगर आप नौकरी में हैं तो अपने बॉस, सीनियर्स से या फिर अपने पिता से संबंध भी आपके ख़राब हुए होंगे। फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब रही होगी और विवाह में भी देरी हुई होगी। तो अगर ऐसा कुछ हुआ हो, और मैं समझता हूँ कि ऐसा हुआ होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को भी, आपके मित्रों को भी इसकी जानकारी हो सके और वो ये भी समझ सकें कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। क्या था ग्रह गोचर जिसके कारण आपको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी, और फिर बात करेंगे कि क्या इन हालातों में कोई सुधार भी होगा, और अगर सुधार हो, कष्टों से मुक्ति मिले, तो फिर वो कब से,
ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। ज्योतिष शास्त्र में शनि और गुरु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कि हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हालांकि शनि और गुरु अपना फल बहुत धीरे धीरे समय लेकर के प्रदान करते हैं, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक और गुरु एक राशि में 1 वर्ष तक गोचर करते हैं, तो इनका फल विलंब से मिलता है, समय लगता है। अब हुआ क्या कि 17 जनवरी को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और आपके तीसरे भाव में आ गए। अब यहाँ तीसरे भाव में आते ही आपके जीवन से 7.5 का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब तीसरे भाव में शनि को फल देना चाहिए था। कुंडली के त्रिषणाय भाव, तीसरा, छठा और 11वां, इन भाव में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं, तो आपको फल देना चाहिए था। लेकिन आप ज़रा सोचिए, आप अगर मकान बदलते हैं या नए भवन में प्रवेश करते हैं तो थोड़ा समय तो लगता है एडजस्ट होने में वहाँ के माहौल से। तो शनि कुंभ राशि में एडजस्ट हो पाते उसके पहले ही 3 फरवरी को शनि अस्त हो गए। 17 जनवरी को राशि परिवर्तन किया और 3 फरवरी को अस्त हो गए। ज्योतिष शास्त्र में कालपुरुष कुंडली में शनि को दशम और एकादश का कारक माना गया है। कर्म के भाव और लाभ के भाव का कारक शनि को माना गया है। जो तब शनि अस्त हो गए तो कार्यक्षेत्र आपका प्रभावित हुआ और शनि से संबंधित जो आपको लाभ मिलने थे वो लाभ भी प्रभावित हुए। अब यहाँ शनि दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, तो परिवार में बिला वजह धन को लेकर के या प्रॉपर्टी को लेकर के कोई तनाव की स्थिति बन गई होगी। आपकी वाणी में भी एक अजीब तरह का रूखापन देखने को मिला होगा। शनि की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ी तो आपके भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया होगा। बॉस से या अपने सीनियर से कोई बिला वजह का विवाद हो गया होगा। शनि की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ी तो आपका विदेश जाने का सपना अधूरा रह गया होगा। और शनि की दृष्टि पंचम पर पड़ी तो संतान पक्ष से भी कोई ना कोई ऐसी बात हुई होगी कि आपके संबंध खराब हुए होंगे। छात्रों के लिए भी ये 36 दिन जब तक शनि अस्त रहे बहुत अच्छे नहीं होंगे। पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, मन आपका भटक रहा होगा। और चूँकि पंचम में राहु का गोचर है और राहु, शनि की दृष्टि जब राहु पर पड़ी तो राहु और अधिक बलवान हुए, तो एक आपके मन में भय भ्रम की स्थिति पैदा हुई होगी कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे थे, क्या उससे आपको लाभ मिलेगा। इस तरह की स्थितियां आपके मन में आई होंगी। दूसरा भाव निवेश को शो करता है। अगर आपने शेयर वगैरह में कोई पैसा लगाया था तो उसमें भी घाटा हुआ होगा, आपका पैसा डूब गया होगा। धन को लेकर के आपके साथ कोई चीटिंग की स्थिति भी बनी होगी, धोखाधड़ी आपके पास साथ हुई होगी। आपका पैसा आपने किसी को अगर दे दिया तो वो पैसा डूब गया। ये तो स्थिति शनि के कारण बनी। अब आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति सुख भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं। पंचम में शनि गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। लेकिन 9 मार्च को तो शनि उदित हो गए, लेकिन 31 मार्च को गुरु अस्त हो गए।
जब आपका लग्न का स्वामी ही अस्त हो जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या आपके लिए आ गई। पंचम में गुरु अस्त हो गए, लाभ के भाव पर दृष्टि, लाभों में कमी। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तो सुखों में कमी, माता से संबंध खराब। भाग्य भाव पर दृष्टि तो भाग्य भी अस्त। तो गुरु के अस्त होने का और शनि के अस्त होने का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा। और जब गुरु अस्त हो गए तो गुरु के अस्त होने के बाद किसी तरह का कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, तो आपका विवाह भी बाधित हुआ। हो सकता है कि आपका विवाह का संबंध तय हो गया हो, लेकिन गुरु के अस्त हो जाने के कारण आपका विवाह ना हो पाया। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन आप करना चाहते थे, वो भी नहीं हो पाई। अब ये तो बात हुई शनि और गुरु की। इसके बाद तीसरी जो स्थिति आई, गुरु जब उदित हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि 23 अप्रैल को बुध भी अस्त हो गए और 23 अप्रैल से 15 मई तक बुध अस्त हो गए। अब बुध हैं व्यापार के कारक, बुध हैं वाणी के कारक, बुध हैं बुद्धि के कारक, बुध इंटेलिजेंस के कारक हैं, बुध आईटी सेक्टर के कारक हैं, कंप्यूटर के हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, आपकी भाषा, आपकी संवाद शैली, इन सब के कारक हैं। जब बुध अस्त हो गए तो बुध का कोई आपको लाभ नहीं मिल पाया। अब ये तो शनि, गुरु और बुध की बात हुई। स्थिति अगर यहीं तक रहती तो चलिए मान लेते कि 15/5 के बाद स्थितियों में सुधार आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ गया और सूर्य का गोचर राहु के साथ। तो 15 मई तक सूर्य राहु के साथ रहे तो ग्रहण दोष लग गया। अब ग्रहों के राजा को ही ग्रहण दोष लग जाए, वैसे तो होता ये था कि सूर्य ग्रहण लगा, अगले दिन सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया, बात खत्म। लेकिन 2023 में क्या हुआ कि सूर्य का गोचर ही राहु के साथ, तो ग्रहण दोष पूरे 1 महीने तक रहा, 15 मई तक। और इससे भी अगली जो खराब स्थिति बनी वो बनी गुरु और राहु की युति बनने से। 22 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करके, पहले गुरु मीन राशि में 22 अप्रैल तक थे, 22 अप्रैल को गुरु ने राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके पंचम में आ गए और यहाँ पर गुरु और राहु का गुरु चांडाल योग बन गया। अब गुरु जो कुछ अच्छा फल देना भी चाहते थे तो गुरु चांडाल दोष बन जाने के कारण वो भी फल देने में अक्षम हो गए। और ये जो चांडाल दोष है ये 15 जुलाई तक रहेगा, क्योंकि 15 जुलाई के बाद क्या होगा, राहु का अंश बल बहुत ही कम हो जाएगा, ने 6 डिग्री से कम हो जाएगा और राहु जो हैं वो वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान हो जाएंगे। तो गुरु राहु के चंगुल से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और 30 अक्टूबर को तो राहु राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे मीन राशि में। तो फिर उस समय गुरु पूरी तरह से अपना फल देने में सक्षम होंगे और अंश बल से भी गुरु मजबूत हैं। तो ये कारण थे जिसकी वजह से आपको समस्याएं झेलनी पड़ी। अब बात करते हैं कि सुधार कब से होगा। जून के महीने में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई। पहली घटना थी 17 जून को शनि वक्री हो गए। अब वक्री होने पर क्या होता है कि शनि जो हैं उनकी स्पीड और भी स्लो हो जाती है।
तो शनि की जो फल देने की गति है वो भी मंद हो जाती है। तो अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि अच्छा फल दे रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन धनु राशि के एक दो जातक तो है नहीं, करोड़ों जातक हैं। सबकी कुंडली में तो शनि अच्छे नहीं होंगे। अब जिनके कुंडली में शनि खराब थे, पाप प्रभाव में थे या नीच की राशि में थे, तो उनको शनि के कारण जो कष्ट मिलने थे उन कष्टों में कमी आना शुरू हो जाएगी 17 जून के बाद। देखिए, एक स्थिति मनुष्य के जीवन में ऐसी भी आती है जब मनुष्य ये सोचता है कि चलो अगर कुछ मिल नहीं रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो तो सुरक्षित रहे। तो यही स्थिति होगी 17 जून के बाद, जब शनि वक्री हो जाएंगे, वक्री हो चुके हैं, तो अशुभ फलों में कमी आएगी। एक बात तो ये हुई। दूसरा हुआ कि शनि एक भाव पीछे का भी फल देंगे वक्री अवस्था में, तो आपको धन भाव का भी फल देंगे। तो धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी और परिवार में जो कोई विवाद था, चाहे संपत्ति को लेकर के या किसी और वजह से, वो विवाद भी जो है आपका सुलझ जाएगा। भाग्य पर जो शनि की छाया पड़ी थी वो भी दूर होगी और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। छात्रों का मन भी पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। संतान पक्ष की तरफ से कोई समस्या आ रही थी, वो समस्या भी दूर होगी और आपका विदेश जाने का सपना भी जो है वो पूरा होगा। कार्य क्षेत्र में भी बाधाएं दूर होना शुरू हो जाएंगी और आपको लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा 17 जून के बाद। तो ये शनि का प्रभाव हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण घटना घटी वो घटी 21 जून को। 21 जून को क्या हुआ कि गुरु ने नक्षत्र परिवर्तन किया। गुरु ने नक्षत्र परिवर्तन करके और शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर शुरू किया 21 जून के। तो भरणी नक्षत्र जो है वो शुक्र का नक्षत्र है, धन का नक्षत्र है और गुरु धन के कारक हैं। तो धन के कारक ग्रह का धन के ही नक्षत्र में गोचर करना तो धन की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी तो आपको हर तरह का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है, आपका पैसा कहीं रुक गया था, फंसा हुआ था, आपका वो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए, एक बात मैंने जो आपसे शुरू में कहा कि अगर आप चाहें कि एकदम से कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही अपना फल थोड़ा देरी से देते हैं। तो धीरे धीरे 2-3 माह में अमूमन सितंबर तक स्थितियां जो हैं वो आपके पक्ष में आ जाएंगी और आप अपने ख़राब हालात को काबू में ले लेंगे। अब एक चीज़ और होगी कि 15 जुलाई से राहु निष्प्रभावी हो जाएंगे, तो गुरु चांडाल दोष भी समाप्त हो गया और इस स्थिति में अब गुरु अपना पूरा फल देना शुरू हो जाएंगे। तो गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। अब आपको भाग्य का भी यहाँ पर गुरु जो हैं जब प्रभावी होंगे 15 जुलाई के बाद से, तो देखिए गुरु जिन जिन भाव के स्वामी होते हैं या जिन भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं उन भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। शनि तो अभी वक्री रहेंगे, तो शनि के वक्री होना का ये अर्थ ये रहा कि जो नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में हो रही थीं उनसे आपको राहत मिल जाएगी और गुरु के कारण आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। अब नवम पर दृष्टि पड़ेगी। नवम के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य भी ग्रहण दोष से बाहर आ चुके हैं, राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। तो अब आपका भाग्य जो है वो 15 जुलाई के बाद से पूरी तरह से साथ देना शुरू करेगा। गुरु से, पिता से, अपने सीनियर या बॉस से अगर आपके रिलेशंस ख़राब हुए थे तो वो रिश्तों में सुधार आएगा।
लाभ के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ी तो आपको हर तरह का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु लग्न भाव के स्वामी हैं तो आपके व्यक्तित्व में एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक जागृत होगा और आप दूसरों की समस्याओं को सुलझाना शुरू करेंगे। अभी तक आप अपनी ही समस्या में उलझे हुए थे, अब आपकी स्थिति ऐसी होगी कि आप दूसरों की समस्याएं सुलझाएं। आप वकालत के क्षेत्र में हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं या धर्मगुरु पुरोहित हैं, धर्मोपदेशक हैं, इस तरह के क्षेत्रों में जो हैं अगर आप हैं तो आप लोगों की समस्याओं को सॉल्व करेंगे। ज्ञान, बुद्धि, विवेक आपका जागृत होगा। और गुरु चतुर्थ के स्वामी भी हैं तो आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। चूँकि शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, तो शुक्र के नक्षत्र में गोचर करने के कारण अब आपके घर में भौतिक सुख सुविधाओं का भी आगमन होगा। माता से आपके संबंध खराब हुए थे तो उन संबंधों में भी सुधार देखने को मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में अगर आप हैं तो वहाँ भी स्थितियाँ आपके पक्ष में हो जाएंगी। जुलाई से दिसंबर के बीच में जो सबसे बड़ी ज्योतिषी घटना होगी वो है राहु का अंश बल। राहु और केतु का अंश बल धीरे धीरे घटता चला जाएगा। राहु वृद्धावस्था से मृतावस्था की ओर चले जाएंगे और हमारे जीवन में कष्टों का जो सबसे बड़ा कारक होता है वो तो राहु केतु होते हैं। जब राहु केतु बलहीन हो जाएंगे तो कष्टों की समाप्ति होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके चतुर्थ में आ जाएंगे तो गुरु राहु के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो आप अपनी मानसिक चिंताओं से बाहर आ जाएंगे। धन को लेकर, कैरियर को लेकर के जो बाधाएं थी वो दूर होंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। आप कार्य क्षेत्र को लेकर, कैरियर को लेकर, धन को लेकर, परिवार को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप सही निर्णय ले पाएंगे। चूँकि गुरु शुक्र के नक्षत्र में है, गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक हैं, तो अब आपका विवाह भी संपन्न होगा। हालांकि नवंबर तक जो है विवाह का मुहूर्त तो नहीं बनेगा, लेकिन विवाह के रिश्ते तो फाइनलाइज हो सकते हैं और वो होगा। वैवाहिक रिश्ते आपके तय होंगे। आपके विदेश जाने की इच्छा थी, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। गुरु कन्याओं के लिए विवाह के कारक होते हैं, शुक्र पुरुषों के लिए विवाह के कारक होते हैं। तो गुरु का शुक्र के नक्षत्र में गोचर करना विवाह के अत्यंत शुभ योग बनाएगा। गुरु का जो भरणी नक्षत्र में गोचर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, गुरु को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तो गुरु के भरणी नक्षत्र में गोचर करने से 21 जून से ये आप मानिए कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के घर पधार रहे हैं। तो यानी आपके लिए धन की प्राप्ति के, विवाह के, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। और आप ये समझें कि सितंबर अक्टूबर में स्थितियाँ पूरी तरह से आपके पक्ष में हो जाएंगी। तो ये थी स्थिति, कब से होगा सुधार। अब इसमें और बेटरमेंट अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा रिजल्ट मिले, क्योंकि गुरु सबकी कुंडली में एक जैसे नहीं होंगे। किसी की कुंडली में ख़राब हो सकते हैं, किसी की कुंडली में नीच की स्थिति में हो सकते हैं, किसी की कुंडली में अंश बल से कमज़ोर हो सकते हैं। तो ऐसे में आप देवगुरु का उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है।
जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है। शिक्षा अच्छी मिलती है। गुरु की कृपा रहती है। धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।